हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 10 रंग साहित्याचे। इसका मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। मतलब हम जो भी हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स हमारे, उसके अंदर हमें अलग अलग टाइप्स के लिटरेचर मिलते हैं, लेख मिलते हैं। जैसे कि कोई पोइट्रीज हो गया है, कोई प्रोज हो गया है, कोई रैपिड हो गया है। वैसे ही हमारे मैगजीन्स में छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं, नॉवेल्स होती है, छोटी कहानियों का कलेक्शन होता है, बड़ी कहानियां होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये एक बहुत ज्यादा वास्ट जो है लिटरेचर, उसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है। ये पूरा चैप्टर जो है बच्चों स्किट के फॉर्म में बताया गया है, जिसमें सुश्रुत जो है ये मेन लड़का है, जो मेन हीरो हम प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हैं। सुश्रुत जो है वो मेन लड़का है और उसके सपने में ये सारी जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आते हैं। वो सभी जो उसके सपने में आते हैं वो सुश्रुत से बातें करते हैं और अपने अलग अलग जो उनके स्पेशलिटीज है उनके बारे में वो सुश्रुत को बताते हैं। इसी बहाने हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो साहित्य में जो अलग अलग प्रकार होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये जो पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बने रहिए लर्न विथ हेमा के साथ में। अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं हो तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रंग साहित्याचे आपले विचार, भावभावना योग्य प्रकारे आणि प्रभावीपणे मांडायचे असतील तर भाषेवर प्रभुत्व हवे। बहुत ही ब्यूटीफुल ये लाइन है यहाँ पे और बहुत ही फैक्ट है, सच्चाई बताती है कि अगर आपको आपके थॉट्स या आपकी फीलिंग्स अगर एक्सप्रेस करनी है, इफेक्टिवली एक्सप्रेस करनी है, तो आपको जिस किसी भी भाषा से वो आपको एक्सप्रेस करनी है आपकी फीलिंग्स, उसके ऊपर आपको एक अच्छा कमांड होना चाहिए उस लैंग्वेज के ऊपर। मतलब उस भाषा पर आपको मास्टरी होनी चाहिए, तो ही आप अपने वर्ड्स को, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने फीलिंग्स को अपने वर्ड्स के थ्रू। मराठी भाषा विविध साहित्य प्रकारांनी समृद्ध आहे। अब मराठी भाषा भी किसी से अछूती नहीं है, उसमें भी अलग अलग टाइप के साहित्य, लिटरेचर के फॉर्म्स है और उससे रिच है। ये मराठी भाषा जो है अलग अलग साहित्य के प्रकारों से, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से रिच है, समृद्ध है। या साहित्याच्या वाचनाने भाषेवर प्रभुत्व येते। और ये जितने भी लिटरेचर फॉर्म्स है, अगर हम इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारा जो लैंग्वेज के ऊपर जो मास्टरी है वो और बढ़ जाता है आणि जीवनाभूवही समृद्ध होते। और हमारा जो लाइफ एक्सपीरियंस है ये सब रीड करने से वो और भी बढ़ता है। प्रस्तुत पाठातून विविध साहित्य प्रकारांचा परिचय करून देण्यात आला है। और इस चैप्टर से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि अलग अलग लिटरेचर फॉर्म्स का हमें इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाया है कि वो क्या है, उनके अंदर क्या चीज आती है, इंक्लूड होती है, उनका स्कोप कितना बड़ा है। या साहित्य प्रकारांशी मैत्री केली तर मनोरंजनाबरोबर आपले ज्ञानही वाढेल, असा संदेशही दिला है। और साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया है कि अगर इन डिफरेंट लिटरेचर फॉर्म्स के साथ में हमने फ्रेंडशिप की तो हमारा तो एक एंटरटेनमेंट तो होगा ही, मनोरंजन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, ज्ञान वाढेल। मतलब ऐसा मैसेज भी हमको दिया है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। नाट्य स्वरूपातील हा पाठ साहित्यातील विविध कलाकृतींचा परिचय करून देणार आहे। तो नाट्य स्वरूपातील मतलब एक नाटक के रूप में ये जो चैप्टर है ये हमें साहित्य के अलग अलग टाइप्स से परिचय करेगा, यानी हमें उनसे रूबरू कराएगा कि कौन सा राइटिंग लिटरेचर जो है, लिटरेचर फॉर्म जो है कैसा होता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं सुश्रुत के बारे में। सुश्रुतच्या वर्गाची सहल भिलार या पुस्तकांच्या गावाला नेण्याचे ठरले। वर्गात सूचना आली। दुसऱ्या दिवशी शिक्षकांनी भिलार या गावाची माहिती सांगितली। त्याबाबत एक फिल्म दाखवली। सुश्रुतला ते खूप आवडले। घरी परतल्यावर तो सहलीला जाणार म्हणून आनंदाने झोपला। अब सुश्रुत जो है उसके क्लास की जो पिकनिक है स्कूल की, वो जाने वाली थी भिलार। भिलार को हम कहते हैं पुस्तकों का गांव। ये जो है भिलार जो है, यहाँ पे आप जिस किसी भी घर में जाओगे आपको बुक्स ही बुक्स मिलेगी, इसीलिए उसे पुस्तकों का गांव कहा गया है। तो दूसरे दिन जब शिक्षक लोग आए, मतलब टीचर्स लोग जब क्लास में आए, तो उन्होंने भिलार गांव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। उसके बारे में एक शो भी दिखाया, मतलब एक मूवी टाइप में या डॉक्यूमेंट्री समझ लो आप, या एक शॉर्ट पीपीटी भी दिखाया। और सुश्रुत को ये बहुत अच्छा लगा देखने पर। घरी परतल्यावर तो सहलीला जाणार म्हणून आनंदाने झोपला। और घर पे आने के बाद वो पिकनिक पर जाने वाला है ये सोचकर खुशी से सो गया। काही वेळाने त्याला जाणवले की काही पुस्तके मुला मुलींचा वेश परिधान करून आणि हातात हात घालून आनंदाने गाणी गात आहेत, नाचत आहेत। अब कुछ देर के बाद में उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बुक्स जो है बच्चों का भेस लेकर, यानी कि बच्चों के डिस्गाइज में हाथ में हाथ पकड़े खुशी से गाने गा रही है और नाच रहे हैं। एवढेच नाही तर त्याला उठवतही आहे, और इतना ही नहीं, नाच गा तो रहे हैं लेकिन सुश्रुत को उठा भी रहे हैं।
सुश्रुत झोपेतच म्हणाला, कोण रे तुम्ही, इथे काय करत आहात? और सुश्रुत नींद में ही बडबडाया की अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो सब लोग? मुला मुलींच्या वेशातील मुले पुस्तके सुश्रुतला म्हणाली, अरे आम्ही सर्व तुला भेटायला आलो आहोत, आम्हाला तुझ्याशी मैत्री करायची आहे. तो ये जो जितने भी बुक्स के भेस में जो बच्चे थे वो सब सुश्रुत को बोले कि अरे हम तो तुझसे मिलने आए हैं, तुझसे फ्रेंडशिप करने आए हैं. सुश्रुत, तुम्ही सगळे कोण आहात? कथा, अरे असा घाबरतोस काय, हे सगळे आपलेच मित्र आहेत, सगळ्यांशी चांगली मैत्री होईल तुझी. माझी ओळख तर तुला लहानपणापासूनच आहे. अरे मी आहे कथा, गोष्ट है माझंच दूसरा नाव. अभी सुश्रुत पूछता है कि तुम सब कौन हो? तो सबसे पहले कौन आगे आई? कथा. कथा है ना स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो हम बोलते हैं ना, एक मॉरल जिसमें होता है, शॉर्ट स्टोरी, कथा. तो वो क्या बोलती है सुश्रुत को, अरे तू डर क्यों रहा है, ये सब अपने फ्रेंड्स ही हैं, सबसे अच्छी तो दोस्ती होगी तेरी. हाँ, और मुझे तो तू पहले से पहचानता ही है बचपन से. अरे मैं तो कौन हूं पता है ना तुझे, मैं गोष्ट हूं, मैं कथा हूं, और गोष्ट ये मेरा दूसरा नाम है. कथा और कहानी, इनको जैसे गोष्ट भी कहानी ही होती है, कथा भी कहानी ही होती है, तो ये वही बोलते हैं कि मैं तो कथा हूं और गोष्ट मेरा दूसरा नाम है ना. हम मराठी में कहा जाता है ना, तुला एक गोष्ट सांगू का, मतलब तुम्हें एक कहानी सुनाऊं क्या. तो गोष्ट, गोष्ट का मतलब भी कहानी होती है और कथा मतलब भी कहानी होती है. तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए, कथा और गोष्ट. सुश्रुत, आपली ओळख कशी काय? तो सुश्रुत बोलता है कि अरे मैं तुझे कैसे जानता हूं, अपनी पहचान कब से हुई है ना. जब कथा ने कहा ना कि तू तो मुझे तो बचपन से ही जानता है, तो सुश्रुत बोलता है अरे अपनी ओळख कैसे, मैं तुझे कैसे पहचानता हूं. तो फिर कथा कहती है, आईच्या आजीच्या तोंडून इसाप नीती, पंचतंत्र, अकबर बिरबल अशी गोष्टी ऐकत ऐकत तुम्हाला मला वाचायची सवय लागते ना, इसीलिए तुझे मुझे पहचान नहीं है. वो कथा एकदम बराबर बोल रही है कि तू अपने मम्मी के मुंह से, अपने दादी के मुंह से, नानी दादी के मुंह से जब इसाप नीति के बारे में, पंचतंत्र के बारे में, अकबर बिरबल और ऐसे कई सारी जब कहानियां सुनते हो, तो तुमको तो कहानियां पढ़ना लिखना एक आदत सी हो गई है. तो इसके लिए तुम ऐसा मुझे नहीं जानता कि वे कथा भी कोई है अलग से, क्योंकि तू मेरे साथ ही रहकर बड़ा हुआ है, मुझे सुनते सुनते बड़ा हुआ है. तो तू कैसे पहचानेगा मुझे, मैं तो तेरे साथ में ही रहती हूँ हमेशा टाइम. तो सुश्रुत कहता है, ओ आता आठवलं. तो सुश्रुत बोलला, हाँ 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 अब ध्यान आया, आजी मला नेहमी कोल्हा, उंदीर, ससा, कासव यांच्या गोष्टी सांगायची. तो कहता है हाँ, आजी तो मुझे हमेशा कोल्हा, उंदीर, ससा, किन किन की कहानी सुनाती थी, कोल्हा, उंदीर, ससा, इन सब की गोष्ट यानी कहानी सुनाया करती थी. कोल्हा कौन है? फॉक्स. उंदीर कौन है? माउस. ससा कौन है? रैबिट. और कासव कौन है? टॉर्टॉइस. कथा, बरं का सुश्रुत, आकर्षक सुरुआत आणि परिणामकारक शेवट ही माझी वैशिष्ट्य. अभी कथा की वैशिष्ट्य क्या है, कथा बता रही है, मतलब उसके स्पेशलिटी क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है. तो एक आकर्षक सुरुवात यानी कि इंटरेस्टिंग स्टार्ट, अट्रैक्टिव स्टार्ट, आणि परिणामकारक शेवट. परिणामकारक यानी कि मॉरल, जिस स्टोरी में पीछे मॉरल होता है, लेसन होता है, हमें क्या सीख मिलती है, वो उसे हम कहानी कहते हैं ना, मॉरल, स्टोरी विद अ मॉरल. तो ये वही बोलते हैं कि एक आकर्षक शुरुआत होती है मेरे इसमें, है ना, एकदम इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है ट्विस्ट एंड टर्न के साथ में, और एक एंड होता है जिसमें मॉरल हमें मिलता है. तो ये उसके स्पेशलिटी है. तो ये कथा के लिए आपको इसके अंदर कृति में पूछ सकते हैं. सुश्रुत, तुझे काही प्रकार असतात का? तो सुश्रुत पूछता है, अरे हाँ ठीक है, कथा तो मैंने सुना है, लेकिन तुम्हारे कुछ प्रकार भी होते हैं क्या, टाइप्स भी होते हैं क्या? कारण आज मराठीच्या मॅडम म्हणाल्या आपण साहस कथा शिकूया, क्योंकि आज हमारी जो मराठी की टीचर थी उसने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि आज वो साहस की कहानी हमें सिखाएंगे. तो कथा, अगदी बरोबर. तो कथा कहती है हाँ बिल्कुल सही, परिकथा, बोधकथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा, हे माझेच अनेक प्रकार आहे. तो कथा कहती है हाँ बिल्कुल सही, मेरे बहुत सारे प्रकार होते हैं. अभी जैसे कि परिकथा है ना फेरी टेल्स, बोधकथा है ना जिसमें आपको मॉरल मिलता हो, ऐसी स्टोरीज. विज्ञान कथा है ना साइंस फिक्शन, ऐतिहासिक है ना हिस्टोरिकल. ये सब स्टोरीज मेरे ही प्रकार हैं. उसके अलावा नाटक, मालिका, चित्रपट या सर्व ललित कलांचा पाया म्हणजे मी. और उसके अलावा नाटक यानी कि ड्रामास, मालिका यानी टीवी सीरियल्स जो हम देखते हैं, चित्रपट यानी कि मूवीज. तो ये सब जो एंटरटेनमेंट के स्टोरीज हैं, इनके लिए बेस जो फाउंडेशन बोलते हैं वो एक स्टोरी ही होती है. मतलब बिना स्टोरी के तो ये कुछ भी नहीं होगा, हर एक को स्टोरी चाहिए. मूळ कथा दर्जेदार असल्याशिवाय कोणतीही कलाकृती उत्तम होऊ शकत नाही. और जब तक मेन कहानी वजनदार नहीं होती है, आकर्षित नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, तब तक किसी में भी उस कहानी को आप बुनो वो अच्छी नहीं लगेगी, है ना. इसीलिए कहते हैं ना कि प्रॉपर स्टोरी लाइन होनी चाहिए. एकदम बढ़िया स्टोरी लाइन रहती है तो मूवी भी हिट हो जाती है, और अगर स्टोरी में ही दम नहीं होता है तो मूवी भी फ्लॉप हो जाती है.
तो बिल्कुल ऐसे ही मूल कथा दर्जेदार, दर्जेदार यानी कि वजनदार स्टोरी, मतलब अच्छी, एकदम इंटरेस्टिंग। तो जब तक वो वैसी नहीं होगी तब तक उसके ऊपर कुछ भी आप बनाओ, चाहे वो आप मूवी बनाओ, आप ड्रामा करो, या फिर फिल्म बनाओ, सीरियल बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो बेस्ट नहीं हो सकती अगर मेन स्टोरी ही सही नहीं है. एवढंच नाही तर उत्तम निवेदन तंत्रामुळे मी खुलत जाते, रंगत जाते, किंबहुना उत्तम निवेदन तंत्राचा वापर हे माझ्या यशाचं रहस्य. अभी लास्ट में स्टोरी ये भी बोल रही है कि अगर आप कोई सुनाने वाला जो स्टोरी होता है, होस्ट जो स्टोरी सुना रहा है, वो अगर सलीके से स्टोरी सुनाता है, एकदम अच्छे से स्टोरी सुनाएगा, बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न के साथ में इंटरेस्टिंग मोड लेकर आएगा, एक के बाद एक सीक्रेट्स ओपन करेगा स्टोरी के अंदर कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कैसे हुआ, तो क्या वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है स्टोरी, है ना. तो एकदम उत्तम निवेदन तंत्र, एक गुड होस्ट होना चाहिए, स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर अच्छा होना चाहिए. और अगर अच्छा स्टोरी टेलर भी मिल गया, स्टोरी भी अच्छी है, स्टोरी टेलर भी अच्छा मिल गया, तो मैं तो सक्सेसफुल होनी ही होनी है, मेरा सक्सेस होना ही होना है मुझे. तो जैसे कि अभी हम बोलते हैं ना, कोई कोई राइटर्स होते हैं जो अपने स्टोरी को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से, ओरेटर्स होते हैं जो अपने स्टोरीज को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बोलते हैं ना कि बोर स्टोरी भी उनको अच्छी लगने लग जाती है. 9th स्टैंडर्ड में आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा द स्टोरी टेलर. सुश्रुत, तुला निर्माण करणाऱ्या लेखकांची नावं मला सांग ना. अब सुश्रुत कहता है कि ठीक है, आपके वैशिष्ट्य तो मैंने सुन लिए, अब तुम्हें बनाने वाले कुछ राइटर्स का नाम तो मुझे बताओ. यानी कि स्टोरी राइटर्स के लिए वो पूछ रहा है कि कौन कौन है. अब देखो ये जो आंसर आएगा वो कृति में भी आएगा, तो अब ध्यान से सुनिए. तो कथा कहती है य गो जोशी. अब ये जो सारे हैं ना, ये सब स्टोरी राइटर्स के नाम है. तो अगर कृति में आपको आया कि किन्हीं 2, 3 या 4 स्टोरी राइटर्स का नाम लिखो, है ना, कथा लेखकांचा नाव लिहा, तो वो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो. य गो जोशी, वि.स. खांडेकर, विभाकरी शिरूरकर, व्यंकटेश माडगुळकर, व पु काळे, शंकर पाटील, अण्णाभाऊ साठे, बाबूराव बागुल, द मा मिराजदार यांसारख्या अनेक नामवंत लेखक लेखिका यांनी आपल्या उत्तमोत्तम कथांनी मराठी वाचनांना तृप्त केला है. मतलब जो मराठी रीडर्स है, जो मराठी में स्टोरी पढ़ते हैं, उनको सेटिस्फाई किया है अपने स्टोरीज से. ये सभी बड़े बड़े लेखक लेखिकाओं के नाम है यहाँ पे. सुश्रुत, किती सुंदर, आता ही ताई कौन बरं. तो सुश्रुत बोलता है अरे कितना सुंदर है ना ये सब, तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था सुश्रुत को. फिर वो दूसरी बुक जो थी, वो जो दूसरे बच्चे के भेस में थी, वो बोलती है अभी ये ताई कौन है, यानी कि ये लड़की कौन है. तो वो कहती है दूसरी, जो अभी दूसरी स्टूडेंट, अभी दूसरा बुक जो है, पहली तो कथा हो गई, अभी दूसरा कौन है, कादंबरी. कादंबरी यानी कि नॉवेल, बड़ी स्टोरी जो होती है, एक ही स्टोरी जो बड़ी लिखी जाती है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो कादंबरी. काय सुश्रुत, आवडली का कथा. तो वो कादंबरी पूछती है क्या सुश्रुत, कथा अच्छी लगी तुझे. मी कादंबरी, कथेची थोरली बहीण म्हण हवं तर. तो वो बोलती है कि मैं कादंबरी, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है कादंबरी कि मैं कादंबरी हूं, अगर तुझे चाहिए तो तू मुझे कथा की बड़ी बहन मान ले, कि मैं कथा की बड़ी बहन हूं. कादंबरी म्हणजे खरं तर मोठी कथाच, क्योंकि कादंबरी का मतलब ही है बड़ी स्टोरी. पण माझा आवाज कथेपेक्षा फार मोठा, लेकिन मेरा जो स्कोप है, फैलाव है, वो कथा से बहुत ज्यादा है. सुश्रुत, मोठी म्हणजे किती का. तो सुश्रुत बोलता अरे बडी मतलब कितनी बडी. कादंबरी, अरे माझ्यात खूप खूप पात्र असतात, त्याच्या परस्पर संबंध असतो, विविध घटना प्रसंगातून माझे कथानक हळूहळू उलगडत जाते. वाचता वाचता माझ्यातील पात्र तुम्हाला ओळखीची वाटू लागतात, आपल्यातीलच भासू लागतात. अनेक अनपेक्षित वळण घेतं घेतं मी वाचकांची उत्कंठा वाढवते. आता या कथानकात पुढे काय होईल याचा विचार करत वाचक माझ्यातून गुंतून जातो व रममाण होतो. अब वो कादंबरी कहती है कि मेरे अंदर जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, खूब खूब पात्र असतात, कैरेक्टर्स. अब कोई भी एक आप नॉवेल पढ़ लो, नॉवेल पढ़ोगे ना तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब ये रोल प्ले कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है, मतलब ये इंसान वो है, ये इंसान वो है, ऐसा वगैरह वगैरह. अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप ये समझ लो कि कोई एक मूवी समझ लो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है. तो वो मूवी है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके नाम होते हैं. जब आप पूरी मूवी देखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी उनमें से एक समझने लगते हो. जैसे कि ये नॉवेल होती है, उनमें आप उन कैरेक्टर्स में आपको लगता है कि अपने से लगने लगते हैं आपको वो कैरेक्टर्स, क्योंकि आप पूरा पढ़ रहे हो ना उनके बारे में. तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और उन सभी कैरेक्टर्स का आपस में संबंध होता है, रिलेशन होता है, अलग अलग इवेंट्स, इंसिडेंट्स होते हैं, और इंसिडेंट्स के थ्रू मेरा जो स्टोरी है वो धीरे धीरे खुलते जाता है. स्टोरी लाइन, स्टोरी जो है लोगों को पता चलती है कि अब आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है. जैसे कोई टीवी सीरियल होता है, जैसे अनुपमा, अभी आप देख लो ये चल रहा है बहुत जोर शोर से, फिर कसौटी जिंदगी के, ये और पता नहीं बहुत सारे
सीरियल्स आते हैं, मुझे तो नाम भी पता नहीं है, बट एक दो पता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स देखते हैं इसलिए पता है. तो वाचता वाचता माझ्यातील पात्र तुम्हाला ओळखीची वाटू लागतात. लेकिन जब हम ये स्टोरी सीरियल्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कैरेक्टर्स जो हैं अपने में से ही कोई एक है, ऐसे लगता है उनको देख के, अपने से लगने लगते हैं. पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है वो नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे लगता है जैसे अपने से ही है, आपल्यातीलच भासू लागतात है ना, हमारे में से ही कोई एक है ऐसे लगने लगता है. अनेक अनपेक्षित वळण घेतं घेतं मी वाचकांची उत्कंठा वाढते. अनेक अनपेक्षित वळण मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं मेरी स्टोरी में. जैसे कई बार टीवी सीरियल्स देखते हैं तो कोई एक चीज पेंड हो गया, अरे अब क्या होगा आगे, लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है अब क्या होगा अब क्या होगा, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए उतावले होते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है ये कादंबरी का. तो क्युरियोसिटी, उत्कंठा वाढते मतलब क्युरियोसिटी बढ़ती है रीडर्स की, वाचकांची मतलब रीडर्स की. आता या कथानकात पुढे काय होईल, मतलब अब इस स्टोरी में आगे क्या होगा याचा विचार करत वाचक माझ्यातून गुंतून जातो. मतलब ये सोचते सोचते वो जो वाचक है, रीडर जो है, मेरे अंदर एकदम गुंग हो जाता है, मग्न हो जाता है, रममाण होतो यानी मग्न हो जाता है. सुश्रुत, खरंच तुझा आवाज खूपच मोठा आहे. तो सुश्रुत बोलता है, अरे बाप रे, तुम्हारा तो स्कोप वाकई में बहुत बड़ा है, फैलाव. तो कादंबरी, बरं का सुश्रुत, साहित्य क्षेत्रातील सर्वोत्तम मानाच्या ज्ञानपीठ पुरस्कार वी.स. खांडेकर यांच्या ययाति या कादंबरीला मिळाला आहे. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे बच्चों, इसके ऊपर आपको एक ऑब्जेक्टिव तो मिलना ही मिलना है. वो क्या बोलता है, कादंबरी क्या बोलती है सुश्रुत को कि देखो साहित्य यानी कि लिटरेचर फील्ड में जो सबसे ऊंचा लेवल का प्राइज है, अवार्ड है, जैसे हमारे नोबेल प्राइज होते हैं, पीस प्राइज होते हैं, नोबेल पीस प्राइज, उस टाइप का जो सबसे ऊंचा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो हाईएस्ट लेवल का पोस्ट का अवार्ड है, एकदम रिकॉग्नाइज्ड, वो है मिला है किसको, वी.स. खांडेकर को. और किस बुक के लिए मिला है उनको, ययाति नाम की एक नॉवेल उन्होंने लिखी थी, ययाति या कादंबरीला मिळाला है. उन्होंने ये ययाति कादंबरी लिखी है, उसके लिए उन्हें ये सबसे बड़ा प्राइज जो है ज्ञानपीठ का वो उनको मिला है. तेव्हा मराठी माणसांच्या ऊर अभिमानानं भरून आला, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट प्राइज जो एक मराठी लिटरेचर राइटर को मिला है, इसीलिए एक मराठी आदमी का दिल जो है एकदम प्राइड से भर गया है. इतक्यात कविता सुश्रुतच्या खांद्याला धरून विचारते. इतने में कविता आती है और वो सुश्रुत के कंधे पे हाथ रख के उसको पूछती है. कविता, अभी क्या पूछते कविता, सुश्रुत, ओळखलंस मला, अरे मी आहे कविता, आपली तर फार पूर्वीपासून चांगलीच ओळख आहे नाही का, तुमच्या पाठ्यपुस्तकांतला सगळ्या कविता तुम्ही तालासुरात म्हणतात. अभी वो कविता बोलती है, सुश्रुत पहचाना क्या मुझे, अरे मैं कविता हूँ, अपनी तो बहुत पहले से पहचान है और वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम जो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी भी कविताएं पढ़ते हो पूरे एकदम सुर ताल में पढ़ते हो ना, एकदम सुर ताल लगा के गीत गाते हुए मुझे पढ़ते हो. सुश्रुत, हो ताई मला आठवतंय, ही आवडते मज मनापासून शाळा आणि श्रावण मासी हर्ष मानसी या माझ्या आवडत्या कविता. तो सुश्रुत बोलता है, हाँ हाँ ताई मुझे पता है आपके बारे में. और फिर वो दो पोइट्रीज की लाइन बोलता है. कौन सी दो पोइट्रीज की लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है कृति के लिए. कौन सी दो लाइन बोलता है, ही आवडते मज मनापासून शाळा, एक ये लाइन, और एक श्रावण मासी हर्ष मानसी, ये दूसरी पोइट्री की लाइन है, मतलब दूसरी पोएम है, उसकी एक ओपनिंग लाइन है. तो ये मेरी तो फेवरेट पोएम्स रही है. तो कविता, छान हं सुश्रुत, बोले बहुत अच्छी बात है. माझं रूप छोटंसं, आटोपशीर, मोजक्या शब्दांत मोठा आशय व्यक्त करणं हे माझे वैशिष्ट्य. अब जो कथा है जो कविता है वो अपने वैशिष्ट्य स्पेशलिटी बता रही है. क्या है कविता के स्पेशलिटी, कि उसका रूप तो है छोटा सा. अभी पोएम्स देखो छोटी सी होती है, लेकिन कितने डीप मीनिंग होते हैं उनके अंदर, बाप रे, है ना. तो माझं रूप छोटा सा, दिखने में बड़ी छोटी हूँ, आटोपशीर यानी कि छोटी जगह में ज्यादा, मतलब छोटे से स्पेस में ज्यादा से ज्यादा मा जाऊं, वैसी आटोपशीर, कॉम्पॅक्ट हम बोल सकते हैं. मोजक्या शब्दांत मोठा आशय व्यक्त करणं हे माझं वैशिष्ट्य. मोजक्या शब्दात यानी लिमिटेड वर्ड्स में मोठा आशय व्यक्त करना, बहुत ज्यादा कुछ बता जाना, ये मेरा स्पेशालिटी है. यमक, अनुप्रास अशा शब्दलंकारांनी माझं बाह्य रूप आणि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक यांसारख्या अर्थालंकारांनी माझं अंतरंग सजवून कवी मला अधिक आश्चर्य गर्भ करतात. अभी यहाँ पे जो है ये जो सारे लिखे हैं, यमक, अनुप्रास, ये जो यमक, अभी यमक क्या हो गया आपका, राइमिंग वर्ड्स जो बोलते हैं, तो वैसे ही अनुप्रास भी कुछ पोइट्री का आपका है, जैसे कि राइमिंग स्कीम हो गया, राइमिंग वर्ड्स हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, है ना, ये सब जो अलंकार हम बोलते हैं. तो ये सब चीजें जब एक पोएट अपने पोइट्रीज में इंक्लूड करता है तो उससे पोइट्री का रूप ही निखर जाता है.
है ना, मेरा अंतरंग सजवून कवी मला अधिक आशय गर्भ करतात, मतलब ये सब चीजें यूज करके एक पोएट जो है मेरा मीनिंग और भी ज्यादा गहरा बना देता है और मुझे और भी ब्युटिफुल बना देता है. सुश्रुत, मॅडम नेहमी सांगतात कवीचे ही शब्द रचना अर्थपूर्ण व चपखल असते. तो सुश्रुत बोलता है हाँ, हमारी मैडम तो हमेशा कहती है कि कविता के जो शब्द रचना होती है, मतलब वर्ड्स जिस तरह से रखे जाते हैं और जो मीनिंग उनका मतलब निकलता है वह चपखल असते, अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल होता है और क्रिस्प होता है, एकदम अप टू द पॉइंट होता है. जैसे अभी आपने ये साल संत वाणी की रहेगी, संत वाणी के अंदर देखो कैसे मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पे बताए गए हैं. कल्पनांचा सुंदर आविष्कार कवितेत असतो, हे बरोबर. हाँ, और कल्पनांचा सुंदर आविष्कार मतलब एक बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन होता है इन पोइट्रीज के अंदर. एकदम बिल्कुल सही कहा उसने. कविता, अगदी बरोबर. तो कविता कहती है हाँ बिल्कुल सही. तो जो इमेजिनेशन होता है एक वो एक नया बोलते हैं ना आविष्कार, जैसे कुछ नया इन्वेंट कर दिया हो, नया आइडिया इन्वेंट किया है थ्रू पोइट्रीज, इमेजिनेशन के थ्रू. तो कविता कहती है हाँ, और आणखी काय माहित आहे सुश्रुत तुला. तो कविता और पूछती है कि चलो तुम बताओ भी, तुमको और क्या पता है इसके बारे में. तो सुश्रुत, ताई मला असं वाटतं संगीतकारांनी स्वर राग चढवला की तुझं गाण्यात रूपांतर होतं, कारण तुला मी पाठ्यपुस्तकात वाचतो आणि सीडी मधून चित्रपटांमधून ऐकतो सुद्धा. तो सुश्रुत कहता है, अब वो कविता पूछती है ना बताओ तुझे और क्या क्या पता है. तो सुश्रुत कहता है अभी ये लाइन भी जो है ना आपकी बच्चों, सुश्रुत वाली ये लाइन भी देखो आपके है ना ऑब्जेक्टिव के लिए या कृति के लिए आ सकती है. तो वो क्या बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जो संगीतकार लोग हैं, जो यानी म्यूजिशियंस हैं, उन्होंने कविता को सुर ताल दिए, मतलब उनको म्यूजिकल रिदम में गाया और तेरे मतलब कविता को एक गाने के रूप में बदल दिया. और उसी वजह से पाठ्य पुस्तक में तो हम तुझे पढ़ते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ये पोइट्रीज जो है हम ऑडियो में भी सुनते हैं, सीडी मधून ना ऑडियो में भी सुनते हैं, यानी टेप रिकॉर्डर जो हम बोलते हैं, और चित्रपटांमधून ऐकतो सुद्धा, मतलब चित्रपट यानी कि फिल्म के द्वारा भी हम तुम्हें देखते हैं. कई अभी आजकल तो देखो आप एनिमेशंस हो गए हैं, वीडियोस हो गए हैं, यूट्यूब पे आप कई सारे पोइट्रीज आप देखोगे एनिमेशन के थ्रू कहे जाते हैं, ठीक है ना. और तो हम पिक्चर देखते देखते हमको पोइट्री आती है, और कोई कोई तो सिर्फ सुनने के लिए भी होते हैं म्यूजिकली, तो वैसे भी पोइट्रीज होती हैं. तो ये सब कैसे होती है, क्योंकि संगीतकार जो है अपने स्वर चढ़ा देते हैं कविताओं के ऊपर, तो जिसकी वजह से उन कविताओं का गाने के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं वो. तो कविता, छान निरीक्षण आहे हा तुझं. तो कविता कहती है कि हा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है तूने पोइट्री को. बरं मला एक सांग, तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का. तो अब कविता उससे क्वेश्चन करती है. ये भी देखो, ये वाला पार्ट भी वापस से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. वो कविता उसको पूछती है कि तेरे स्कूल में मराठी दिन साजरा करते हैं क्या. तो सुश्रुत कहता है हो करतात ना. बोलते हाँ करते हैं. तो कविता, कोणत्या तारखेला करतात, कौन सी तारीख को करते हैं. सुश्रुत सोचते हुए फिर बोलता है 27 फेब्रुवारीला, 27 फेब्रुवरी को. कविता, अगदी बरोबर. तो कोणाचा जन्मदिवस आहे. तो कविता पूछती है कि वो किसका जन्मदिन है, माहित आहे तुला. तो सुश्रुत कहता है नहीं मुझे नहीं पता 27 फेब्रुवरी किसका जन्मदिन है. तो कविता कहती है वो नट सम्राट नाटकाचे लेखक वि वा शिरवाडकर म्हणजेच कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या. तो किसका बर्थडे है उस दिन. ग्रेट कवि कुसुमाग्रज का बर्थडे है, जिनका एक्चुअल नेम है वी वा शिरवाडकर, जिनका पेन नेम है कुसुमाग्रज, और वी वा शिरवाडकर उनका नाम है. और उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है नट सम्राट. ये ऑब्जेक्टिव के लिए किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. वी वा शिरवाडकर यांचं प्रसिद्ध नाटक नट सम्राट, और या कवींना कोणत्या नावाने ओळखतात, कुसुमाग्रज, है ना, इस नाम से. तो सुश्रुत कहता है क्या सच में. कविता, कुसुमाग्रजांबरोबरच केशवसूत बालकवी, बा भ बोरकर, बा सी मर्ढेकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश भट्ट, नामदेव ढसाळ. अभी जितने भी नाम है ना बच्चों, ये सब कवि कवियत्री के हैं जो कविताएं लिखते हैं. तो अगर आपको पूछा ना कोणतेही 2, 3, 4 कवींचे नावे लिहा, तो आप इनमें से कोई भी 3, 4 लिख सकते हो. तो ना अनेक कवि कवित्रींनी मला आपल्या प्रतिभेने सजवले. तो ये कविता वही बताती कि बहुत सारे कवि कवित्री ने मुझे अपने कविताओं से सजाया है. कविता कह रही है सुश्रुत को. तो ये सारे नाम हैं. संत काव्यापासून पंत काव्य, मध्ययुगीन काव्य, शाहिरी काव्य असे वेगळे वळणे घेत आधुनिक काळात मी मुक्त छंदाचे रूप धारण केले आहे. अभी संत काव्य पासून, अभी आपको पता है जो पोवाड़े वगैरह बोले जाते हैं पहले, है ना, जो संत होते हैं वो अभंग वगैरह बनाते थे, अभंग पोवाड़े, ये सब नाम आपने सुने होंगे, जो संतवाणी वगैरह अभंग है.
तो ये संत काव्य मतलब ये संतों के मुख से निकले हुए अभंग वगैरह वो सब है ना, पंत काव्य मतलब ओवाड़ी वगैरह। और फिर मध्ययुगीन काव्य यानी कि उसके बाद में, ये तो एकदम एंशियंट है, संत काव्य मतलब बहुत पुराने। फिर मध्ययुगीन मतलब मिडल एजेस में कविताएं आई है। फिर शाहिरी काव्य थोड़े से और लेटेस्ट में कविताएं आई, अलग अलग टाइप की, अशी वळणे घेत। तर असे चेंजेस होते होते कविता में आधुनिक काळात मी मुक्त छंदाचे रूप धारण करत आहे। मतलब अभी मॉडर्न टाइम में तो मैंने एकदम फ्री वर्स में अपना रूप बदला है ना। पोइट्रीज में देखो कि फ्री वर्स में भी पोइट्रीज होती है, यमक जुलनारे शब्द तो होते ही है, कभी कभी फ्री वर्स में भी होते हैं। तो फिर अब आया नाटक, मतलब अभी कविता तो बात कर ही रही है, अब आया नाटक। अरे सुश्रुत ओळखलंस का मला, कविता का हो गया ऊपर खत्म, ठीक है। अब नाटक बोलता है कि अरे सुश्रुत तूने पहचाना क्या मजा। सुश्रुत तू कोण आहेस रे, पूछता है तू कौन है रे। नाटक माझ्याकडे बघ म्हणजे तुला कळेल। तो नाटक कहता है मेरे पास देख तो तुझे समझेगा मैं कौन हूं। सुश्रुत अरे नाटक दादा तू, तो सुश्रुत बोलता है अरे तू तो नाटक दादा है, तू तो नाटक है। नाटक पात्र रचना, चुरचुरीत संवाद आणि नाट्यमय घटना व प्रसंग यांमुळे मी मराठी माणसाच्या हृदयात अढळ स्थान प्राप्त करतो। तो नाटक कहता है कि हाँ मैं नाटक हूं। अब नाटक के वैशिष्ट्य क्या है, सबसे पहली है पात्र रचना। पात्र रचना मतलब कैरेक्टर्स को बनाना, है ना, कौन क्या बनेगा। चुरचुरीत संवाद एकदम क्रिस्प डायलॉग्स, एकदम ठणठणीत बोलते ना जो, आणि नाट्यमय घटना और एकदम ड्रामेटिकली इव्हेंट्स वगैरे जो होते हैं व प्रसंग, इव्हेंट्स एंड इंसिडेंट्स यांमुळे मी मराठी माणसांच्या हृदयात अढळ स्थान प्राप्त करतो। और मेरे इसी वजह से मैं मराठी इंसान के दिल में मेरी एक अलग ही जगह बनी हुई है। तुला माहित आहे माझंच रंगमंचावर सादरीकरण होणार आहे याचे भान ठेवूनच नाटककार माझी मांडणी करतो। और तुझे पता है वो नाटक जो है सुश्रुत को कहता है कि रंगमंच पर प्रेजेंट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, शो करने के लिए जो नाटक होने वाला है, मतलब वो स्टेज को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी नाटककार जो नाटक लिखता है वो स्टेज को ध्यान में रखते हुए ही नाटक बनाता है, पात्र रचना बनाता है। वाचनीय आणि प्रेक्षणीय व्हावी अशी त्यांची अपेक्षा असते। और ये ऐसा नाटक बनाते हैं कि जो रीडेबल भी हो, लोग देखे भी, आणि प्रेक्षणीय यानी मतलब रीड भी करें और देखे भी। प्रेक्षणीय यानी देखना, देखने लायक भी हो, रीड करने लायक भी हो, ऐसी उनकी अपेक्षा करते हैं। सुश्रुत मी कालच एक धमाल बाल नाट्य बघितलं। तो सुश्रुत कहता है मैंने कल ही एक धमाल बाल नाट्य देखा, एकदम मजेदार बाल नाट्य मतलब बच्चों का जो नाटक है, त्याचं दिग्दर्शन उत्तम होतं असे बाबा म्हणाले। और दिग्दर्शन यानी डायरेक्शन, डायरेक्टर तो होता ही है ना, कोई भी फिल्म मूवी हो तो डायरेक्टर तो होता ही है। तो डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है। तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से तो जो रोल्स एकदम निखर के आते हैं, है ना। तो वो बोलता है कि उसका दिग्दर्शक जो नाटक में देखकर आया हूँ, धमाकेदार बाल नाट्य, धमाल बाल नाट्य, उनका दिग्दर्शन बहुत ही बेस्ट था, डायरेक्शन बहुत ही बेस्ट था, ऐसे पापा बोल रहे थे मेरे, ऐसे बाबा म्हणाले। नाटक वाह छान, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। अरे दिग्दर्शकासाठी मला दिग्दर्शित करणे हा आनंददायी अनुभव असतो। तो वो कहता है कि हाँ डायरेक्ट होने के लिए, मुझे डायरेक्टर के लिए बनना ये बहुत ही खुशी की बात होती है मेरे लिए। मराठी भाषेत गोविंद बल्लाळ देवल, श्रीपद कोल्हटकर, अभी मराठी भाषा के नाटककार है, उनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। तो गोविंद बल्लाळ देवळ, श्रीपद कोल्हटकर, राम गणेश गडकरी, पु ल देशपांडे, वसंत कानेटकर, मधुसूदन कलेलकर, प्र के अत्रे असे दिग्गज लेखकांनी मला समर्थपणे हाताळलं, मतलब मुझे संभाला है नाटक के रूप में। चरित्र ए सुश्रुत शुक शुक इकडे बघ। तो आया चरित्र। चरित्र कौन है, कैरेक्टर। वो कहता है कैरेक्टर एनालिसिस होता है ना, जैसे किसी एक पर्सन के ऊपर कोई फिल्म बनाई गई है, जैसे कि हिस्टोरिकल मूवीज होती है ना, जैसे भी शिवाजी महाराज के ऊपर बना दी है, रानी झांसी के ऊपर कोई बना दी है, तो वो पात्र होता है, वो कैरेक्टर होता है। तो वो कैरेक्टर बुला रहा है ए सुश्रुत शुक शुक इकडे बघ। सुश्रुत कौन बोलवतंय मला, कौन बुला रहा है मुझे। सुश्रुत कहता है चरित्र, अरे मी चरित्र। तो वो बोलते अरे मैं चरित्र बुला रही हूँ तुझे। मी एखाद्या थोर व्यक्तिमत्वाच्या व्यक्तीच्या लेखकावर प्रभाव पाडतो आणि त्यातून त्याच्या आयुष्याची कथा लिहिण्याची प्रेरणा लेखकाला मिळते। तो वो चरित्र कहता है कि मैं एक इंसान के पर्सनालिटी का लेखक के ऊपर इतना गहरा असर डालता हूं कि उस वजह से वो मेरी कहानी लिखने पर विविश हो जाता है, या फिर उसको इंस्पायर होता है कि वो मेरी कहानी लिखे। मतलब मैं अपना इतना इम्प्रेशन जमा देता हूँ अपनी पर्सनालिटी का उसके ऊपर कि वो मजबूर होकर मुझ पर एक कहानी लिखता है
और तब मेरा जन्म होता है। जब मुझ पर एक कहानी लिखेगा तो मेरा जन्म हो जाएगा चरित्र का, त्यातून मी जन्माला येतो. सुश्रुत, मैडम नेहमी म्हणतात कि थोरांची चरित्र सामान्यांना प्रेरणा देतात म्हणून. अब सुश्रुत भी कहता है कि हाँ, हमारे मैडम तो हमेशा कहते हैं कि जो बहुत ही ब्रेव लोग होते हैं, थोर यानी बहुत ही बड़े लोग, ब्रेव लोग, उनके अगर कैरेक्टर के बारे में हम सामान्य लोगों को बताते हैं, बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कॉमन पीपल ऐसे महान लोगों की स्टोरीज सुनकर, कॅरेक्टर सुनकर. चरित्र, अगदी बरोबर. कारण मी असतोच मुळी संघर्षमय, कर्तृत्ववान आणि संधीचे सुवर्ण संधीत रूपांतर करणारा. म्हणूनच सामान्य लोकांची मत माझ्यावर सहवासात बदलतात. बाबासाहेब पुंदरे, धनंजय गाडगीळ, भा द खेर, रणजीत देसाई अशा अनेक प्रसिद्ध लेखकांनी मला हाताळले. अब वो चरित्र कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि किसी भी बड़े पर्सनालिटी की बात सुनकर लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि मैं जो हूं पूरा संघर्षमय हूं. मतलब मेरा जो बिगिनिंग ही है वो पूरा संघर्ष से, स्ट्रगल से भरा हुआ है. कर्तृत्ववान आणि संधीचे सुवर्ण संधीत रूपांतर करणारा. कर्तृत्ववान मतलब जो अपने कर्म में यकीन रखता है, अपना कर्म करता रहता है, और अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है और उसे लेता है, उस अपॉर्चुनिटी को उसका पूरा पूरा यूज करता है. म्हणूनच सामान्य लोकांची मत माझ्या सहवासात बदलतात. इसीलिए जो सामान्य कॉमन पीपल जो है, उनके मन या उनके ओपिनियंस भी मेरे तरफ बदल जाते हैं, मतलब मेरे तरफ हो जाते हैं. बाबा साहेब पुरंदरे, अभी ये कौन है, राइटर्स. बाबासाहेब पुरंदरे, धनंजय गाडगीळ, भा द खेर, रणजीत देसाई अशा अनेक लेखक, प्रसिद्ध लेखकांनी मला हाताळले. अभी चरित्र कहता है कि ये सब लेखक जो है, जितने भी लेखक है, इन्होंने मुझे संभाला है. मतलब इन सभी ने एक चरित्र के ऊपर कहानी, कथाएं लिखी है. सुश्रुत, वाह, सर्व ताई दादांनी मला किती माहिती दिली. सुश्रुत कहता है कि वाह वाह, सभी जो दीदी है, भैया है, सबने मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन दी. आता हा कोणता दादा बरं. अब ये कौन दादा वहां पे खड़ा है. आत्मचरित्र, मी आत्मचरित्र. तो वो कहता है मैं आत्मचरित्र हूं. आत्मचरित्र है ना, ऑटोबायोग्राफी. चरित्रांच्या कुटुंबातील एक, मतलब जो चरित्र ऊपर हमने पढ़ा ना, ये चरित्र उसी का फॅमिली का एक. चरित्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याच्या लेखकानं केलेलं वर्णन. अभी चरित्र का मतलब क्या होता है कि कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी के कैरेक्टर के ऊपर, पर्सनॅलिटी के ऊपर राइटिंग करता है. ठीक है. तर मी म्हणजे व्यक्तीचे स्वतःच्या जीवन प्रवासाचं तटस्थपणे केलेलं वर्णन. और मैं कौन हूं, किसी भी इंसान के खुद के जीवन के बारे में जब वो लिखता है तो उसे हम आत्मचरित्र कहते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी यानी लेखक किसी और के कैरेक्टर के बारे में लिखता है. ऑटोबायोग्राफी यानी कि इंसान, जो भी लेखक है, वो अपने खुद के लाइफ के बारे में ही लिखता है. माझ्या आयुष्यात आलेल्या विविध टप्प्यांचे, वळणांचे, भल्या बुऱ्या अनुभवांचे कथानक मी तटस्थपणे करतो. मतलब एक ऑटोबायोग्राफी में मैं अपने लाइफ में आए हुए अलग अलग जो पड़ाव है, मेरे लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न है जो मेरे लाइफ में आए हैं, मेरे लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपिरियंसेस जो भी है, उनको एकदम अच्छी तरीके से मैं लिखता हूँ. त्यातून मी साकारला जातो और उसमें से मैं और निखर कर आता हूँ. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सुनीता देशपांडे, माधवी देसाई, डॉक्टर जयंत नारळीकर, डॉक्टर प्रकाश आमटे, मल्लिका अमर शेख, दया पवार, विश्राम बेडेकर, लक्ष्मण गायकवाड हे माझे गाजलेले लेखक. आणि ये सब लेखक के नाम हैं जिन्होंने आत्मचरित्र लिखे हैं, मतलब अपनी खुद की लाइफ के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं. सुश्रुत, अरे सर्वात शेवटी तो कोणता दादा उभा है. अब सुश्रुत बोलता है, अरे सबसे लास्ट में वो कौन दादा खड़ा है आणि तो माझ्याशी बोलणार नाही का, और वो मेरे साथ बात नहीं करेगा क्या. प्रवास वर्णन, तो वो प्रवास वर्णन है लास्ट वाला. का नहीं बोलणार, जरूर बोलेन. तो वो प्रवास बोलता है, क्यों नहीं बोलेगा, मैं तेरे साथ जरूर बात करूंगा. अरे मीच तुला घरी बसून दूर दूरच्या गावी, देशी पोहोचवणार ना, और मैं तो तुझे घर बैठे बैठे दूर दूर के गांव में, देश में पहुंचाता हूँ. सुश्रुत, म्हणजे आणि ते कसं काय, मतलब पूछता है, और वो कैसे पहुंचाता है मुझे घर बैठे बैठे दूर दूर. प्रवास वर्ण, माझं ते कार्यच आहे. एखाद्या ठिकाणी प्रवास करून आल्यानंतर प्रवासाची प्रेक्षणीय ठिकाणांची रोचक मुद्देसूद आणि जशीच्या तशी माहिती वाचकांपर्यंत मी पोहोचवतो. तो वो कहता है, प्रवास वर्ण कहता है कि ये तो मेरा काम ही है. अगर मैं किसी भी जगह पे घूम फिर के आता हूँ तो वहां से आने के बाद में वहां की जो भी अच्छी अच्छी देखने लायक जगह है, उनका एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट टू पॉइंट, जैसे का वैसे रीडर्स तक मैं उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूँ. और ये इन्फॉर्मेशन किसी भी बोरिंग तरीके से नहीं पहुंचाता हूँ, उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता हूँ और मनोवेदक यानी कि अट्रैक्टिव बनाता हूँ. और इस लैंग्वेज में भी लिखता हूँ कि वो लोग वहां पर उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए.
तो यही एक अच्छे लेखक का काम है. लेखक त्या ठिकाणच्या माहितीबरोबरच स्वतःचे अनुभव, भावना, निसर्ग सौंदर्य, व्यक्ती विशेष यांची सुरेख मांडणी करतो. और कोई भी लेखक जो प्रवास वर्ण लिखते हैं, ट्रैवलॉग लिखते हैं, वो उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन तो लिखते ही है, लेकिन उसके साथ साथ में खुद के एक्सपीरियंसेस भी वो बताते हैं, अपने फीलिंग्स बताते हैं, निसर्ग सौंदर्य मतलब नेचर का ब्युटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, व्यक्ती विशेष यांची ही सुरेख मांडणी करतो. व्यक्ती विशेष यानी कि एक वहां के कोई इम्पॉर्टंट पर्सन्स हैं उनके बारे में भी वो बताता है. सुश्रुत म्हणजे ना तिकीट, ना व्हिसा, ना बस, ना विमान, मी कुठेही जाऊ शकतो सर्व ठिकाणांना भेट द्यायला तुझ्या माध्यमातून. तो सुश्रुत तो बड़े खुश हो गया, बोलते हैं ना टिकट लगेगा, ना वीजा, ना बस, ना विमान, एरोप्लेन, कुछ भी नहीं, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ. और सभी जगह पे जाने के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारा मीडियम काफी है. मुझे कोई एक्चुअल टिकट नहीं चाहिए, किसी भी ट्रेन का, वीजा का, प्लेन का, कुछ नहीं चाहिए. प्रवास वर्ण अगदी बरोबर, आणि हेच माझं वैशिष्ट्य. बोलते हाँ हाँ बिल्कुल सही, और यही मेरी स्पेशलिटी भी है. म्हणूनच मला गंगाधर गाडगीळ, रा भी जोशी, अब ये सब जो है प्रवास वर्ण ट्रॅव्हलॉग्स लिखने वाले रायटर्स का नाम है. रमेश मंत्री, मीना प्रभू अशा मोठ्या लेखकांनी आपलंसं करून प्रसिद्ध केलं. ये सारे रायटर्स के नाम बताए हैं. ठीक है. अब सुश्रुत, किती छान आहात तुम्ही सगळेजण. सुश्रुत कहता है कितने अच्छे हो तुम सब लोग, तुमची अशी मैत्री करायला खूप आवडेल मला. तुम सबके साथ फ्रेंडशिप करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तुमच्यासारखा निस्वार्थी मित्रांमुळे माझे मनोरंजनही होईल. मतलब तुम जैसे जो फ्रेंड्स हो, एकदम सेल्फलेस लव है तुम्हारा, सेल्फिश लव नहीं है, सेल्फलेस लव है ना. और तुम लोगों के साथ अगर मैंने फ्रेंडशिप की तो मेरा एंटरटेनमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ मेरे इन्फॉर्मेशन भी, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, आणि त्यामुळे माझे लेखन ही सुधरेल, और इसकी वजह से मेरी राइटिंग भी सुधरेगी. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे जो बताया है, जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज तो मिलेगी, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी. इसीलिए राइटिंग स्किल्स के लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा रीडिंग करो. रीडिंग करने से बहुत सारे आयडियाज आते हैं सगळे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आम्ही तुला कधीच सोडून जाणार नाही. और अब सारे के सारे जितने भी है ना, कथा जो है, कादम्बरी, ये सब के सब जो है एक साथ में बोलने लगे, कविता वगैरह ये सब कि और हम सब तुझे इतने इम्पोर्टेंट है कि हम तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे. मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे. तो पुस्तकें, अभी सारी बुक्स जो भी है ना, हाथ में हाथ लेके सगळे गातात. साहित्याचे विविध रंग है, रंग विविध है. मतलब साहित्य, लिटरेचर के जो ये अलग अलग फॉर्म्स है. भूलवीती साऱ्या रसिक जना, मतलब आपको सब कुछ भुला देगी. इंद्रधनुष ते सप्तरंगी, जैसे जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, सुशोभित करते गगना, और आकाश को सुंदर करता है, सुंदर दिखाता है. धन्य आमुची माय मराठी, धन्य साहित्य संपदा. बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जो मराठी लैंग्वेज है वो धन्य है. मतलब हम धन्य हो गए कि हमारी लैंग्वेज इतनी सुंदर है, और धन्य साहित्य संपदा, और हमारी जो लिटरेचर है मराठी का वो भी धन्य है, क्योंकि इन सभी से हमारी मराठी लैंग्वेज जो है, जैसे एक रेनबो आकाश को ब्यूटीफुल करता है, मराठी लैंग्वेज के जो लिटरेचर फॉर्म्स है वो उस मराठी लैंग्वेज को सुंदर बनाते हैं. वाचू आनंदे लिहू नेमाने, मतलब हम पढ़े, खुशी से पढ़े, लिहू नेमाने, और लिखे हम रूल्स के हिसाब से. वाणमय रसात नहाऊ सदा, और इसी रस में हम नहाते रहे, लिटरेचर के रस में, यानी कि अलग अलग नॉलेज फॉर्म्स में. ठीक है. अब ये चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया. मैं सीधे चलती हूँ इसके आंसर्स की तरफ. सबसे पहला है कथेचे प्रकार. कथेचे प्रकार में देखो 4 प्रकार है. फर्स्ट पेज में ही आता है ये, परिकथा, बोधकथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा. आजीच्या तोंडून ऐकलेल्या गोष्टी. अभी ये सारे के सारे जो है ना, टेक्स्ट बुक में जब मैंने पढ़ाया था तभी आपको मैंने इनके बारे में बताया था. ईसाप नीति, पंचतंत्र, अकबर बिरबल. ठीक है ना. आजी के मुंह से जो कहानी कथाएं सुनी है. उतार्यात आलेल्या कोणत्याही 4 कथाकारांची नावे, ये भी मैंने आपको बताया है, कथाकारांची. तो जो कथा का लाइन है जिसमें नाम दिए रहेंगे वो सब है. यगो जोशी, वपू काळे, शंकर पाटिल, दवा मिराजदार. आप अपने हिसाब से और भी कोई लिख सकते हो. कथे की वैशिष्ट्य क्या है? शुरुआत कैसी होती है? आकर्षक. शेवट कैसी होती है? परिणामकारक. ठीक है. उतार्यात आलेले 4 प्राणी, 4 प्राणियों के नाम वो भी मैंने आपको बताया था, कोल्हा, उंदीर, ससा, कासव. ठीक है. अब आगे जो है, या गावी सहल नेण्याचे ठरले. कौन से गांव में आपकी पिकनिक लेके जाने की सोची थी? भिलार. गावच्या माहितीसाठी दाखवलेला शो, स्लाइड शो. मुला मुलींचे वेश परिधान केलेली पुस्तके. सर्व ललित कलांच्या पाया, कथा. मराठी मैडम ने शिकवायची होती थी कथा, साहस कथा. ये सब जब रीड कर रहे थे तब सब मैंने करवाए थे. ओके. अब ये ना 1 लाइन आंसर्स हैं आपके. कृति कर लेते हैं. कादंबरीची वैशिष्ट्य. कादंबरी की क्या वैशिष्ट्य है? नॉवेल की, यानी कि
कादंबरीत खूप पात्रे असतात ना, बहुत सारे कॅरेक्टर्स होते हैं, त्यांच्या परस्पर संबंध असतो, उनका आपस में रिलेशन्स होता है. विविध घटना प्रसंगातून कथानक हळूहळू उलगडत जाते. मतलब अलग अलग इंसिडेंट्स इवेंट्स होते रहते हैं जिससे कहानी आगे और खुलती जाती है. कादंबरीतील पात्रे ओळखीची वाटतात व आपल्यातील भासू लागतात. और जो कादंबरी के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें ऐसे लगता है धीरे धीरे कि वो हमारे पहचान के ही हो गए हैं और अपने जैसे एक लगने लगते हैं अपने में से. अनेक अनपेक्षित वळणांमुळे वाचकांची उत्कंठा वाढते आणि कथानकात वाचक गुंतून जातो व रममाण होतो. तो ऐसे ही बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ में जो रीडर्स होते हैं उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है और जो हमारी स्टोरी जो है, वाचक हमारी स्टोरी में, रीडर जो है हमारी स्टोरी में गुंग हो जाता है और एकदम मग्न हो जाता है. कथेची थोरली बहन मतलब बड़ी बहन कौन है? कादंबरी. ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेले लेखक वि.स. खांडेकर. ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेल्या कादंबरीचे नाव ययाती. कादंबरी म्हणजे मोठी कथाच, फिल द ब्लँक आहे. कादंबरीचा आवाक फारच मोठा असतो. अब ये आपका स्वमत है. तुम्हाला आवडलेल्या कोणत्याही एका साहित्य प्रकाराची वैशिष्ट्ये तुमच्या शब्दांत लिहा. मतलब हमें पसंद आए हुए किसी भी एक साहित्य के फॉर्म का हमें स्पेशलिटी, स्पेशल फीचर्स बताने हैं. किंवा तुम्हाला आवडणाऱ्या कोणत्याही एका साहित्य प्रकाराची माहिती लिहा. आपको पसंद है ऐसा कोई भी एक साहित्य प्रकार का इन्फॉर्मेशन दो. दोनों का मतलब एक ही होता है. तो अब मैं आपको एक बता देती हूँ यहाँ पे. आप आपके हिसाब से अगर आपको आता है तो आप दूसरा भी लिख सकते हो. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ में ये. मला कादंबरी हा साहित्य प्रकार खूप आवडतो. मुझे कादंबरी ये जो लिटरेचर फॉर्म है बहुत अच्छा लगता है. कादंबरी म्हणजे एक मोठी कथाच असते. कादंबरी का मतलब एक बड़ी स्टोरी. त्यात अनेक घटना व प्रसंग यांची मांडणी असते. उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स और इवेंट्स होते रहते हैं. कादंबरीचा विस्तार मोठा असतो. उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है. त्यात मोठ्या काळाचा पट विणलेला असतो. इसमें टाइम लैप्स भी बहुत लंबा बताया जाता है. भूतकाळ, वर्तमान काळ व भविष्य काळ या तीनही काळांची साखळी जोडलेली असते. इसके अंदर भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. मतलब पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, ये सब एक स्टोरी के अंदर कंटिन्यूटी में बताया जाता है ना, साखळी जोडलेली असते. अनेक व्यक्ति रेखा त्यात चितारलेल्या असतात. बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है आपको उसके अंदर मिलेंगे एक्ट करते हुए. अनेक स्वभावांच्या माणसांची मते त्यात दिसून येतात. और बहुत सारे इंसानों के जो अलग अलग क्या बोलते हैं आप, बिहेवियर्स है वो हमें वहां पे पता चलेगा. स्वभाव यानी कि उनका बिहेवियर कैसा है. प्रसंगातून वेगवेगळ्या स्थळांची सविस्तार वर्णने कादंबरीत केलेली असतात. और प्रसंगानुरूप मतलब कि जैसा इवेंट होने वाला है, जो इंसिडेंट होने वाला है, उसके हिसाब से अलग अलग इवेंट्स पर अलग अलग प्लेस का भी बहुत ही डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से दिया जाता है किसी भी कादंबरी में कि वो प्लेस कैसा था वहां पर. शैलीदार भाषा आढळते. शैलीदार भाषा आढळते मतलब कि एक फ्लो रहता है लैंग्वेज में. शैलीदार भाषा आढळते, एक फ्लो रहता है कि स्टार्ट हुआ है तो वो कंटिन्यूटी रहती है एंड तक. गंभीर व विनोदी प्रसंग रेखाटलेले असतात. और इसमें तो कभी कभी कुछ कुछ एकदम सीरियस नोट्स पे भी कोई इंसिडेंट्स होते हैं, तो कभी विनोदी ह्यूमरस भी होते हैं. जैसे कहीं किसी पे कोई मरा हुआ दिखा दिया तो कहीं कोई कॉमेडी बता दी. ऐसे भी इंसिडेंट्स एक नॉवल में होते हैं. लेखकाच्या जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कादंबरीत व्यक्त झालेला असतो. अब लेखक जो है लाइफ को किस तरीके से देखता है तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस कादंबरी में हमें पता चलता है. चांगल्या कादंबरीमध्ये संपूर्ण जीवनाचे दर्शन होते. और एक अच्छी अगर नॉवेल आप ले लो, मैगजीन नॉवेल लोगे तो आपको पूरे जीवन का जैसे मानो दर्शन हो जाएगा आणि आपली समाजाकडे पाहण्याची दृष्टि समृद्ध होते. और हम सोसाइटी को किस नजरों से देखते हैं, वो जो हमारी ओपिनियन है सोसाइटी के लिए वो भी बदल जाती है, वो भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, रिच हो जाती है. उतार्यात आलेल्या 2 कवितांच्या ओळी, 2 कविता की लाइन्स वो भी जब मैंने कराई थी. आवडते मजमनापासून शाळा, श्रावण मासी हर्ष मानसी. ठीक है. कविता, कविता का रूप कैसा है? छोटा सा आटोपशेर, छोटा सा है और छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कहे जाते हैं वैसा. और शब्द रचना कैसी है? अर्थपूर्ण, चपखल. कवितेची वैशिष्ट्य, अभी क्या स्पेशल नीड्स है कविता की, स्पेशल फीचर्स हैं. आटोपशीर, छोटे रूप. मोजक्या शब्दात मोठा आशय व्यक्त करणे. शब्दरचना अर्थपूर्ण व चपखल असते. कल्पनांचा सुंदर आविष्कार असतो. उतार्यात आलेल्या 4 प्रसिद्ध कवींची नावे. अभी इस पैसेज में आए हुए 4 प्रसिद्ध कवि के नाम, तो वो कविता के इसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा. केशव सूत बाल कवि, शांता शेळके, इंदिरा संत. ये क्या है? कवि कुसुमाग्रज. कवि कुसुमाग्रज नाटक क्या है उनका? कुसुमाग्रज का नट सम्राट. उनका मूल नाम क्या है, मतलब मेन एक्चुअल में नाम उनका क्या है? वी.वा. शिरवाडकर. और उनको किस चीज के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है उनको? ज्ञानपीठ का.
कौन से काव्य संग्रह के लिए मिला है? विशाखा। काळानुसार कवितेची बदललेली रूपे, काल के हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से कविता के रूप किस किस आधार में बदले, ये भी देखो। संत काव्य, पंत काव्य, शाहिरी काव्य और मुक्त छंद, ये सब हमने जब चैप्टर पढ़ा था तभी है। और ये 1 लाइन आंसर्स हैं। अब ये देखो, लेखक वी वा शिरवाडकर, कविवर्य कुसुमाग्रज। मतलब लेखक जो है अगर वी वा शिरवाडकर का है तो उसका कविवर्य क्या है? वी वा शिरवाडकर का दूसरा नाम कुसुमाग्रज। यमक द शब्द अलंकार, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार, ये भी जो मराठी कवितेची वळणे, संत काव्य, पंत काव्य, मध्ययुगीन काव्य, शाहिरी काव्य, मुक्त छंद, ये पूरा लाइन से आप देख सकते हो उसके अंदर। नाटकाची वैशिष्ट्ये, पात्र रचना, चुरचुरीत संवाद, नाट्यमय घटनांची मांडणी, सादरीकरण। मराठी नाटककारांची 4 नावे: गोविंद बल्लाळ देवल, राम गणेश गडकरी, वसंत कानेटकर, के अत्रे। मराठी दिन तारीख 27 फेब्रुवारी, जन्मदिवस यांच्या कुसुमाग्रजांच्या। सुश्रुत कविता, गाणी यांमध्ये ऐकतो, सीडी व चित्रपट, ये भी मैंने आपको बताया था। जब रीड करते समय मैंने आपको ये ऑलमोस्ट जो जितने भी कृति है ना सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो कवितेला गाण्यात रूपांतर करणारा संगीतकार, ये एक वर्ड बोला ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना, ये वो वाला है। दिग्दर्शकाचा आनंददायी अनुभव, नाटक दिग्दर्शित करणे। सुश्रुत कविता यांमध्ये वाचतो, पाठ्यपुस्तकात 27 फेब्रुवारीला साजला होतो मराठी भाषा दिन। सुश्रुतने कालच बघितले, धमाल बालनाट्य। चरित्र वाङ्मय लिखणारे 4 लेखक। अभी चरित्र के ऊपर लिखने वाले 4 लेखक: बाबा साहेब पुरंदरे, धनंजय कीर, भादव खेर, रणजीत देसाई। आप टेक्स्ट बुक में से कोई भी लिख सकते हो। एकाच कुटुंबातील 2 घटक, मतलब एक ही फैमिली के 2 पार्ट कौन है? चरित्र और आत्मचरित्र। चरित्र यानी बायोग्राफी, आत्मचरित्र यानी ऑटोबायोग्राफी। चरित्राचा जन्म होतो, क्यों होता है? कारण थोर व्यक्तिमत्वाच्या व्यक्तीच्या लेखकावर प्रभाव पडून त्याच्या आयुष्याची गाथा लिहिण्याची प्रेरणा लेखकाला मिलते। चरित्र का जन्म क्यों होता है? क्योंकि कोई भी जब ब्रेव इंसान, पर्सनालिटी जो है, उसका लेखक के ऊपर असर होता है, इंप्रेशन पड़ता है कि अरे वो कितना महान आदमी है। तो जब वो लेखक के ऊपर उसका इंप्रेशन पड़ता है तो वो लेखक जो है इंस्पायर होता है उसकी कहानी लिखने के लिए। लेखक और वाङ्मय प्रकार। अब माधवी देसाई लेखक है, उन्होंने क्या लिखा है? आत्मचरित्र। धनंजय गाडगिल, उन्होंने चरित्र लिखा है। मीना प्रभु, उन्होंने प्रवास वर्ण लिखा है। आत्मचरित्र लिखणारे 4 लेखक। आत्मचरित्र लिखने वाले 4 लेखक: स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सुनीता देशपांडे, दया पवार, विश्राम बेडेकर। ये सब जो है ना पैसेज रहेगा आपके पास, उस पैसेज में से देख के ही आपको लिखना है। प्रेक्षणीय स्थळांची रोचक मुद्देसह व जशीच्या तशी माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे, ये प्रवास वर्णन की वैशिष्ट्य। तो ना जो भी प्रेक्षणीय, देखने लायक जितनी भी जगह हैं उनके एकदम पॉइंट टू पॉइंट जैसे का तैसे इन्फॉर्मेशन रीडर्स तक पहुंचाता है। ही माहिती कंटाळवाणी रटाळ न होऊ देता रंजक पद्धतीने मनोवेद्य भाषेत मांडणे, मतलब एकदम बोरिंग तरीके से नहीं प्रेजेंट करके इसको एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से रीडर्स के सामने पेश करना। स्थळाच्या माहितीबरोबरच स्वानुभव, भावना, निसर्ग सौंदर्य, व्यक्तिविशेष यांच्या सुरेख मांडणी। मतलब एक प्लेस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देते ही है, उसके साथ ही साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस, स्वानुभव यानी खुद का एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, उनके वहाँ का नेचर ब्यूटी जो है, नेचुरल ब्यूटी जो है, व्यक्ति विशेष, वहाँ के लोगों के बारे में, इन सब की भी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। और तिकिटा विना व्हिसा विना, बस वा विमाना विना सर्व ठिकाणांना प्रवास वर्णनातून भेट देता येते। बिना टिकट के, बिना वीजा के, बिना बस या बिना एरोप्लेन के हम सभी जगहों पर प्रवास वर्ण के थ्रू घूम फिर सकते हैं। प्रवास वर्ण लिखणारे 4 लेखक। प्रवास वर्ण लिखने वाले 4 लेखक कौन है? गंगाधर गाडगिल, रा भी जोशी, पु ल देशपांडे, रमेश मंत्री। पुस्तकांमुळे होणारे 2 फायदे: मनोरंजन, ज्ञान। पुस्तक से 2 फायदे क्या होते हैं? एक एंटरटेनमेंट होता है और एक हमें नॉलेज भी मिलती है। सामान्यांना प्रेरणा देणारी थोरांची चरित्रे। मी ज्यातून साकारला जातो ते आत्मचरित्र। घरी बसून दूरच्या गावी पोहोचवणारे प्रवास वर्ण। हे निस्वार्थी मित्र आहेत पुस्तके। सर्व रसिकांना भुलवणारे साहित्याचे विविध रंग। साहित्य प्रकारांची नावे। अभी जो हमने अलग अलग लिटरेचर फॉर्म्स किए हैं उन सबके नाम: कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, चरित्र, आत्मचरित्र, प्रवास वर्ण। अब ये स्वमत है। पुस्तकांशी मैत्री करण्याचे फायदे लिहा। बुक्स के साथ फ्रेंडशिप करने के क्या फायदे होते हैं? पुस्तकांसारखा मित्र जगात कुणी नाही है। बिल्कुल, बुक्स जैसा तो कोई भी फ्रेंड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। पुस्तकांशी मैत्री करणे म्हणजे आपले जीवन समृद्ध करणे। बुक्स के साथ फ्रेंडशिप करना मतलब अपने लाइफ को रिच करना। पुस्तके निस्वार्थी असतात, सेल्फलेस होते हैं। ती आपल्याकडून कोणतीही अपेक्षा करीत नाही, हमसे कुछ भी वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बुक्स जेव्हा हवी असतील तेव्हा ती वाचनासाठी मिळतात। जब भी हमको चाहिए तब भी वो हमारे पास रीडिंग के लिए अवेलेबल रहती है।
त्यांना आपण कुठेही आपल्याबरोबर नेऊ शकतो. उन्हें हम अपने साथ कहीं पर भी लेके जा सकते हैं. ती कोणतीही तक्रार करीत नाहीत, वो कोई भी कंप्लेंट नहीं करती है हमसे किंवा हट धरत नाही, ना ही कोई जिद करती है. पुस्तकांमुळे आपल्याला ज्ञान व माहिती मिलते और बुक्स की वजह से ही हमको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है. पुस्तकांमुळे आपले मनोरंजन होते. बुक्स की वजह से हम अपना एंटरटेनमेंट भी होता है. पुस्तकें आपल्याला चांगली शिकवण देतात. बुक्स हमें बहुत ही अच्छे नॉलेज देती है, लेसन सिखाती है. देशोदेशीची सफर घडवून आणतात. देश विदेश में क्या क्या हुआ है वो हमें पुस्तकों के थ्रू पता चलता है. पुस्तकांमुळे आपल्या जीवनात आनंद येतो. बुक्स की वजह से हमारे लाइफ में खुशियां आती है. पुस्तकांमुळे आपल्यावर चांगले संस्कार होऊन आपण आपले जीवन समृद्ध व सुखकर होते और बुक्स की वजह से ही हमारे ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं. अच्छे संस्कार होना मतलब हमारे जो क्वालिटीज़ होती हैं हमारे अंदर वो अच्छी होती है, किसी को हम हर्ट नहीं करते हैं आणि आपले जीवन और हमारा जीवन जो है वो रिच होता है, वह सुखकर होते हैं. रिच होता है, समृद्ध होता है, सुखकर होता है, सुखी होता है. म्हणून पुस्तकांची घट्ट व अतूट मैत्री करावी. इसीलिए बुक्स के साथ हमें एकदम क्लोज फ्रेंडशिप होनी चाहिए. उत्तम लेखक होण्यासाठी उत्तम वाचक होणे आवश्यक असते. याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा. अगर उत्तम लेखक होना है तो उसके लिए आपको एक उत्तम रीडर होना जरूरी है. यानी बेस्ट राइटर के लिए बेस्ट रीडर आपको बनना पड़ेगा. इसके बारे में अपने विचार हमें बताने हैं. तो वेगवेगळे प्रसिद्ध लेखकांनी वेगवेगळे वाड्मय प्रकार, साहित्य प्रकार समर्थपणे हाताळले आहेत. मतलब अलग अलग लेखकों ने, एकदम फेमस लेखकों ने अलग अलग टाइप के लिटरेचर फॉर्म्स को संभाला है. मतलब उनके ऊपर अपनी मास्टरी हासिल की है. त्यात त्यांनी अनुभव कथन स्वतःच्या शब्दांत केले आहे. उसके अंदर उन्होंने जो अलग अलग लिटरेचर फॉर्म्स हैं उन्होंने अपना अनुभव जो है कहा है, शब्दों के रूप से किया है अपना अनुभव. आपल्याला उत्तम लेखक व्हावेसे असेल, अगर आपको एकदम बेस्ट रायटर बनना है तर उत्तम पुस्तके वाचणे गरजेचे आहे. तो बेस्ट से बेस्ट बुक्स रीड करना एकदम जरूरी है. प्रत्येक प्रकारांतील पुस्तकांचे सखोल वाचन करायला हवे. हर टाइप की बुक्स का एकदम डीप डिटेल में रीडिंग करना जरूरी है. प्रत्येक प्रकारांतील प्रत्येक पुस्तक कसे निर्माण झाले हे समजून घेणे आवश्यक आहे. किसी भी टाइप का बुक कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे बना, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. आपली आवड लक्षात घेऊन ती उत्तम पुस्तकें वाचून त्यांचे मनन चिंतन करने गरजेचे आहे. और अपने क्या आवड़ है, मतलब हमको क्या पसंद है, उस टाइप का हमें बुक्स पढ़ना चाहिए और उसका बहुत ही अच्छे से, ध्यान से, मन से पढ़ना चाहिए, वो जरूरी है. वाचनामुळे मन समृद्ध व विशाल होते हैं. रीडिंग करने से हमारा मन समृद्ध होता ही है, रिच होता ही है और दिल विशाल भी होता है. हम बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम समझ पाते हैं. उत्तम वाचनामुळे आपण लेखक व्हावे असे वाटते और अगर हमारी रीडिंग अच्छी है तो हमें ऐसे लगता है कि हम राइटर भी बन सकते हैं आणि त्या दिशेने आपले लेखन विकसित होऊ शकते और उसी दिशा में हम अपनी राइटिंग को डेव्हलप कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं. म्हणून उत्तम लेखक होण्यासाठी उत्तम वाचक होणे आवश्यक आहे. इसलिए उत्तम लेखक अगर आपको होना है तो आपको उत्तम रीडर, बेस्ट रीडर होना पड़ेगा. त्यातून आपल्याला स्वतःच्या लेखनाची प्रेरणा मिलते और उसी से हमें खुद के मतलब रीडिंग से खुद के ही राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन मिलता है. तो इसी के साथ यहाँ पे मेरे क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गए. आज के लिए इतना ही. जल्दी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.